हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 20। इससे पहले हम 19 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट वैसे हैं जो आपको सिर्फ लेखपाल में ही नहीं बल्कि लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के अन्य एग्जामों में भी बहुत मदद करेंगे, जो अभी आने वाले सालों में आयोजित किए जाएंगे। और इनमें क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल ही वैसा रखा गया है जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। मान लीजिए एक दो टॉपिक के क्वेश्चन आपको अगर इस सेट में नहीं मिलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने इंक्लूड नहीं किया है, वो आपको नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की एक सीमा होती है। इस वजह से हम उतने ही प्रश्न ऐड करते हैं, लेकिन आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्यकालीन भारत में कारखानों की स्थापना का मुख्य सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या था? सामान्य जनता को रोजगार देना, कृषि उपकरणों का निर्माण करना, राजसी विलासिता और सैन्य सामग्री का उत्पादन करना, विदेशी वस्तुओं का भंडारण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक आर्थिक उद्देश्य था कारखानों की स्थापना का राजसी विलासिता और सैन्य सामग्री का उत्पादन करना। कारखाने शाही कार्यशालाएं थी जहां दरबार और सेना की आवश्यकताओं के लिए श्रेष्ठ वस्तुओं का निर्माण होता था। फिरोज शाह तुगलक ने इन कारखानों के प्रबंधन के लिए दासों को नियुक्त किया था। यहाँ रेशम, कढ़ाई, अस्त्र शस्त्र और कीमती जवाहरात तैयार किए जाते थे। और मध्यकाल में कारखानों को ब्यूतात विभाग के अंतर्गत रखा जाता था। ये याद रखिएगा आप, ठीक है, ब्यूतात विभाग। और इन संस्थानों ने हस्तशिल्प और कला के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास में विष्टि शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए लिया जाने वाला उपकर, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दान, जबरन श्रम या वेगार, अकाल के समय दिया जाने वाला ऋण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था जबरन श्रम या बेगार के लिए। वृष्टि का अर्थ होता है बिना किसी भुगतान के किया जाने वाला अनिवार्य श्रम। गुप्त काल के अभिलेखों में इसे राज्य की आय का एक साधन माना जाता था, जिसे जनता के द्वारा कर के रूप में दिया जाता था। ये विशेष रूप से सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे कि बांध और सड़कों के लिए प्रयोग होता था। विष्टि को एक प्रकार का श्रम कर माना जाता था जो किसानों और मजदूरों पर लगाया जाता था, और ये उनके लिए अनिवार्य होता था कि वो अपनी सेवाएं बांध और सड़क बनाने में दे। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए भी विष्टि का उल्लेख हमें मिलता है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें सुदर्शन झील के बारे में उल्लेख किया गया है और इसमें इसकी मरम्मत के लिए विष्टि का उल्लेख मिलता है। ये भी याद रखेंगे। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत का भारतीय समाज पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव क्या था? 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था सामाजिक गतिशीलता और संपर्क में वृद्धि हुई। रेलवे ने विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एक ही कोच में यात्रा करने के लिए मजबूर किया, जिससे कि पारंपरिक छुआछूत की भावना कम हुई और इससे दूर दराज के क्षेत्रों के बीच संवाद और संपर्क बढ़ा, और इसने इसको सुलभ बनाया। और रेलवे ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक संगठनात्मक ढांचा भी प्रदान किया। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। वर्ष 1936 में स्थापित भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? रामगंगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत पहले इसी उद्यान से हुई थी और वर्तमान में इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क किए जाने का प्रस्ताव अभी चर्चा में है। अभी ये हुआ नहीं है, बट इस पे बातचीत चल रही है। खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का लेक भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये उड़ीसा पे है। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है और 1981 में इसे भारत का पहला रामसल स्थल घोषित किया गया था। यहाँ इरावदी डॉल्फिन का मुख्य निवास स्थान भी पाया जाता है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कि 1981 में इसे भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था और ये किसका मुख्य निवास स्थल है? इरावदी डॉल्फिन्स का। आर्थिक भूगोल के वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य पालन या फिशिंग को आर्थिक क्षेत्र, कौन से आर्थिक क्षेत्र में रखा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिशिंग को रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित होती हैं। इसमें कृषि, वानिकी, खनन और मत्स्य पालन प्रमुख होते हैं और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को क्या बोला जाता है? रेड कॉलर लेबर। ठीक है, रेड कॉलर श्रमिक बोला जाता है। और विनिर्माण और उद्योग ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। इस और जो बैंकिंग, एजुकेशन ये सब होता है, ये सब टर्शियरी सेक्टर में या थर्ड सेक्टर में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान के अनुच्छेद 341(a) के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 341(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंकों के रूप में भारतीय अंक का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा और आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 15 सालों तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीसीएस के एग्जाम में कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक रखने की अनुमति दी गई थी? 15 वर्ष के लिए। और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। और प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में हुआ था। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, इसको किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसको दल बदल को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना और राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करना था। ये संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। और 91वें संविधान संशोधन 2003 ने दल बदल कानून के प्रावधानों को और अधिक मजबूत बनाया और पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ये याद रखिएगा। संविधान का कौन सा भाग लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों से संबंधित है? भाग 11, भाग 12, 13, 14 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ये किसके तहत है? ये है भाग 14 के तहत। संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 तक सेवाओं और लोक सेवा आयोग ये इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है और ये आयोग की स्वतंत्रता और कार्यों का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकते हैं। पेनिसिलिन, जिसे विश्व की पहली एंटीबायोटिक माना जाता है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस सूक्ष्म समूह से की थी? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज करी थी फंगी से या कवक से। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक यानी कि फफूंद से की गई थी। ये दवा बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोककर उन्हें नष्ट करने का काम करती है और इसे मिरेकल ड्रग भी कहा जाता है या चमत्कारिक दवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों सैनिकों की जान भी बचाई थी। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया जनित रोगों पर प्रभावित होते हैं, विषाणु जनित रोगों पर नहीं, याद रखेंगे आप। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इस खोज के लिए 1945 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और स्ट्रेप्टोमाइसिन पहली प्रभावी दवा थी जिसे टीबी के इलाज के लिए खोजा गया था। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन में किस भौतिक सिद्धांत का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, घर्षण बल, क्षयणता बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन से भौतिक सिद्धांत का प्रयोग होता है? अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल एक आभासी बल होता है जो वित्तीय गति में केंद्र से बाहर की ओर लगता है। वित्तीय गति में ये केंद्र से ये बल बाहर की ओर लगता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। मक्खन निकलने के दौरान दूध को तेजी से घुमाने पर भारी कण
ये बाहर की तरफ हो जाते हैं और हल्का मक्खन यहाँ केंद्र में जमा हो जाता है। वॉशिंग मशीन में, स्पिन ड्रायर में गीले कपड़े से पानी निकालने का सिद्धांत में भी अपकेंद्र बल का ही प्रयोग होता है। अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल की बात हो रही है, तो ये वो बल होता है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का प्रयोग प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के नमूनों से ठोस कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम मिलाने का प्राथमिक वैज्ञानिक कारण क्या है? यानी कि सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? ताकि वो सीमेंट के जमने के समय को कम कर सके या धीमा कर सके। जिप्सम, जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, इसको सीमेंट के अंतिम पीसने के चरण में मिलाया जाता है या सीमेंट के जल योजन यानी कि हाइड्रेशन की दर को नियंत्रित करता है और इसको बहुत जल्दी जमने से रोकता है। इससे निर्माण कार्य के दौरान राजमिस्त्रियों को सीमेंट के पेस्ट को बिछाने और आकार देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। अगर इसमें नहीं मिलाया जाएगा तो ये बहुत जल्दी जम जाएगा, जिससे कि काम नहीं हो पाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार 1824 में ब्रिटेन के जोसेफ एस्पंडन ने किया था। सीमेंट में मैग्नीशियम ऑक्साइड की अधिकता होने पर इसमें दरारें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? एजी टांसले, अर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स डार्विन, ईपी ओपम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में ओइकोलॉजी के रूप में इस शब्द का प्रतिपादन किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकस और लोगस से मिलकर बना है। ओइकस का मतलब होता है घर और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच ये अंतर संबंधों का विज्ञान है। एजी टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। और ईपी ओडम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक भी माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ईपी ओडम को। पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसको कहते हैं जीवमंडल या बायोस्फीयर। जीवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन मौजूद होता है, और जीवन तभी मौजूद होगा जब स्थल, जल, वायु तीनों उपस्थित हों। इसमें वायुमंडल का निचला हिस्सा, पूरा जल मंडल और स्थल मंडल का ऊपरी भाग शामिल होता है। ये सभी जीवित प्राणियों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच की कड़ी है। जीवमंडल की ऊर्ध्वाधर सीमा समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर और नीचे तक मानी जाती है। और एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग किया था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड सुएस ने। रेड डेटा बुक, जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा। IUCN मींस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा ये बुक जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जो पौधे और जानवरों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाता है। इसमें प्रजातियों को संकटग्रस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त और विलुप्त श्रेणी में बांटा जाता है, यानी कि डेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट इन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और पिंक पेजेस गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ये ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। शुष्क वायु में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? 21%, 0.03%, 78%, 0.93% या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है और आयतन के अनुसार लगभग 78.08% ये हिस्सा कवर करती है। नाइट्रोजन जीवधारियों के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 20.95, यानी कि लगभग 21%। और आर्गन वायुमंडल की तीसरी सबसे प्रमुख गैस है, जो कि कितनी होती है? 0.93%। और 0.03% क्या होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे ज्यादा इसका सांद्रण नहीं होना चाहिए या इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए। जब ये गैस इससे ज्यादा बढ़ती है तो ही ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से रक्षा करती है, यूवी रेज से रक्षा करती है। यूवी रेज से जो बचाती है ओजोन गैस, इसलिए सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है? तो ये सबसे ज्यादा मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में।
ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी कि स्ट्राटोस्फेयर के निचले हिस्से में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी बी किरणों को अवशोषित करती है। और ओजोन की मोटाई हम किसमें मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जहां मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। अब आप कमेंट में बताइए कि ओजोन परत की संरक्षण के लिए कौन से प्रोटोकॉल लाए गए हैं। ओष्ठ की आकृति के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख वृत्ताकार नहीं होता उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अवृत्तमुखी स्वर। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी और एक अवृत्तमुखी। अवृत्तमुखी स्वरों में होंठ गोल नहीं होते हैं जैसे कि आ ई ए, और वृत्तमुखी स्वरों में ओष्ठ जो है वो गोलाकार हो जाते हैं जैसे ऊ ओ आओ। ये इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप इनका उच्चारण करिए। आप जब ये बोलेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलते समय अर्थ स्पष्ट करने के लिए जब हम किसी शब्द या वर्ण पर विशेष बल देते हैं या रुकते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुतान, संगम, बालाघात, विविध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? संगम। संगम दो ध्वनियों के बीच की सीमा को दर्शाता है। इसके सही प्रयोग से शब्द का अर्थ बदल जाता है जैसे कि सिरका और सिर। ठीक है, ये उच्चारण के प्रवाह में आने वाला सूक्ष्म विराम होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुतान का मुख्य कार्य क्या होता है? शब्दों का निर्माण करना, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन करना, वर्णों की गणना करना, संधि विच्छेद करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुतान का कार्य क्या होता है? वाक्य के अर्थ में परिवर्तन करना। अनुतान को सुर लहरी भी कहा जाता है। बोलने के सुर में उतार चढ़ाव से वाक्य का भाव भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए अच्छा और अच्छा, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिलता है आपको पीके मूवी में, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो जो आमिर खान रहता है वो अच्छा को कई तरीके से डिस्क्राइब करता है। चीनी और वियतनामी जैसी भाषाओं में अनुतान शब्दों का अर्थ बदल जाता है। हिंदी में या मुख्यतः वाक्य के स्तर पर काम करता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के वर्गीकरण में प्लुत स्वर की विशेषता क्या होती है? इसमें हरस्व से कम समय लगता है, इसमें केवल 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें हरस्व से तिगुना समय लगता है, इसमें स्वर का उच्चारण नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें हरस्व से तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे ज्यादा समय यानी कि 3 मात्राओं का लगता है उनको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार हिंदी वर्तनी के मानकीकरण में पंचमाक्षर, ये सारे पंचमाक्षर हैं, के स्थान पर किसका प्रयोग अनिवार्य किया गया है यदि वह अपने ही वर्ग के व्यंजन से पहले आए? तो इसके पहले अनुस्वार को अनिवार्य किया गया है। वर्तनी की एक रूपता के लिए अब संबंध के स्थान पर संबंध यानी कि अनुस्वार युक्त, अनुस्वार मतलब ये बिंदी, इससे युक्त लिखना अब मानक माना जाता है। ये नियम तभी लागू होता है जब पंचम वर्ण के बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आए। अनुस्वार का प्रयोग लेखन में सुगमता प्रदान करता है। यदि पंचम वर्ण द्वितीय रूप में आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे अन्य या सम्मेलन। और चंद्र बिंदु का प्रयोग स्वर के न्यासकीयकरण के लिए होता है। जनवरी 2026 के नए संशोधनों के अनुसार सीसीटीएस में किन नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है पेट्रोलियम, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और सेकेंडरी एल्यूमिनियम को। पर्यावरण संरक्षण कोष के लिए धन का मुख्य स्रोत क्या है? तो धन का मुख्य स्रोत होता है पर्यावरण संरक्षण कोष के लिए ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु जल प्रदूषण अधिनियमों के तहत वसूल किए गए जुर्माने। वन्यजीव अभ्यारण्यों के कोर क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के संबंध में क्या नियम है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य के कोर क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों के संबंध में नियम यह है कि कोर क्षेत्र में नए स्थायी निर्माण या मौजूदा ढांचे के विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध है। यानी कि कोर क्षेत्र में, यानी कि जो मेन जो सेंटर वाला एरिया होता है, ये जो कोर एरिया होता है, यहाँ पे प्रतिषेध होता है या निषेध होता है, यहाँ नहीं कुछ किया जा सकता है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के इको सेंसिटिव जोन में कौन सी गतिविधियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं? जैविक कृषि और कृषि वानिकी, वाणिज्यिक खनन, ईंट भट्टे, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, स्थानीय पर्यटन, प्राकृतिक पगडंडियों पर चलना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? वाणिज्यिक खनन, ईंट भट्टे और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। ये
गतिविधियां पूरी तरीके से इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सर आर देशकर दलाल या जॉन मैथाई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से ही राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इसका उद्देश्य था स्वतंत्र भारत के लिए आर्थिक विकास का खाका तैयार करना। श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में प्रतिपादित गांधीवादी योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? भारी मशीनीकरण और शहरीकरण पे बल, कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास, विदेशी व्यापार का पूर्ण उदारीकरण, बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो गांधीवादी योजना का मुख्य केंद्र बिंदु था कृषि और कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों पर यह आधारित थी। इस योजना में विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना और आत्मनिर्भर गांवों पर जोर दिया गया। यह योजना भारी उद्योगों के स्थान पर कुटीर और लघु उद्योगों के विकास की भी वकालत करती है। इसने न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया था और यह योजना बॉम्बे प्लान के औद्योगिकरण मॉडल के विपरीत ग्रामीण सुधारों पर केंद्रित थी। 1945 में एम एन रॉय द्वारा जन योजना यानी कि पीपल्स प्लान का प्रस्ताव रखा गया था। यह योजना किस विचारधारा से प्रेरित थी? जन योजना। पूंजीवादी उदारीकरण, मार्क्सवादी समाजवाद, गांधीवादी दर्शन या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो जन योजना संबंधित थी मार्क्सवादी समाजवाद से। देखिए, एम एन रॉय ने 10 वर्षीय जन योजना प्रस्तुत की थी जो समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। इस योजना ने कृषि के राष्ट्रीयकरण और अनिवार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बल दिया था। इसमें औद्योगिक विकास के बजाय उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के प्रत्युत्तर में विकसित की गई थी। एम एन रॉय को भारत में कट्टरपंथी लोकतंत्र यानी कि रेडिकल ह्यूमनिज्म का प्रणेता माना जाता है। इसके आगे क्वेश्चन खुशबू मैम कवर करेंगी। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम है या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम होना है, उसमें ये सारे ही टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। जो एक सिलेबस है वो जनरली देखिए यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, जीएस, जीके और हिंदी, ये सारे ही एग्ज़ाम्स में ये सिलेबस रह रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करते रहें। अगर मान लीजिए लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, पहली बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग उसको कराने जा रहा है, तो अभी सिलेबस उसका नहीं आया है पर सिलेबस आ जाएगा। और लेखपाल का सिलेबस आ चुका है, उसके एग्ज़ाम की डेट भी जल्दी ही आ जाएगी और हो सकता है मार्च के एंड तक आपको शॉर्टलिस्टेड बच्चों की एक सूची मिल जाए। और इस बार ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 50 गुना बच्चे बुलाए जाएं। शासन ये सोच रहा है, प्रशासन में ये डिस्कशन चल रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिले। तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, इंतज़ार ना करिए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आएगी, 2 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तब तक आप इतना वास्ट सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। तो आप तब तक पढ़ते रहिए। हमारी ये प्रैक्टिस सेट है जो आप रोज़ देखते हैं, इसमें आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है और हर टॉपिक से क्वेश्चन हैं। भले ही आपको हिस्ट्री से 3 और ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन रोज़ मिले, पर हम रोज़ हर उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और जैसे यूपी के आपको 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो रोज़ 6 से 7, 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के रहते हैं। ग्राम विकास से आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ग्राम विकास के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहते हैं। डीआई से 10, तो आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। हिंदी से 10, तो 5 क्वेश्चन मिलते हैं। और इन्वायरमेंट से 10, तो 5 क्वेश्चन। ये हमने एक पैटर्न सेट कर रखा है अपनी प्रैक्टिस सेट में, जिससे आप रोज इन सारे प्रश्नों से गुजरेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या उनसे ही मिलते जुलते आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप उनको तैयार करें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, के तहत रिवॉल्विंग फंड का क्या महत्व है। एक रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर बनाया गया है। उस फंड का जो महत्व है वो क्या है, तो आप देखेंगे उसका महत्व है यह स्वयं सहायता समूहों को उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के लिए दी गई एक प्रारंभिक सहायता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उनको ऋण देने की जो उनकी क्षमता उसको बढ़ाने के लिए प्रारंभिक सहायता है।
ये आप ध्यान रखेंगे रिवॉल्विंग फंड। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि जो ये आजीविका मिशन है ये गरीबी उन्मूलन है। ठीक है, पॉवर्टी इसमें हटानी है के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्य करता है। रिवॉल्विंग फंड के रूप में दी जाने वाली राशि सेल्फ हेल्प ग्रुप की कॉर्पस निधि को बढ़ाती है ताकि वे आंतरिक ऋण प्रदान कर सकें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉर्पस है, एक हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, ढेर सारी महिलाएं होती हैं, उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनका सबको मिलकर एक उद्योग पे काम करना होता है या छोटे कई उद्योग होते हैं, तो उसमें एक पूल बना दिया जाता है जिसमें पैसे ऐड करते जाते हैं। वो पैसे रखे होते हैं, जिसको भी जरूरत होती है उसको मदद कर दी जाती है। तो इसलिए ये बनाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की संस्थागत वित्तीय सेवाएं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्रामीण एरिया में संस्थागत वित्तीय सेवाएं बहुत कम है। अब तो जनधन योजना की वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट खुल गए। पहले अकाउंट नहीं थे तो लोग क्या करते थे, गैर संस्थागत ऋण लेते थे। मान लीजिए वहां पर कोई अमीर साहूकार है, उससे ऋण ले लिया, तो वो क्या करता था, वो 10%, 20%, 30% कितना भी टैक्स चार्ज करता था। तो वो ब्याज पे ब्याज लेता जाता था, तो इससे और वो गरीब होता चला जाता था। तो हम क्या कर रहे हैं, संस्थागत वित्तीय सेवाएं जैसे बैंक के थ्रू, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, नाबार्ड के थ्रू देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम एक मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना टैक्स चार्ज करते हैं, जिससे कि ब्याज पर ब्याज का जो ये सिलसिला है ये ना चल सके। आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इसको हम आजीविका मिशन के नाम से भी जाते हैं। और जब आप इसका पुनर्गठन दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, ये नाम इसका रख दिया गया है, डे NYLM इस नाम से भी लिखा रहता है। कभी कभार ऐसे ही लिख के आ जाता है एग्जाम में और इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ही है, बस उसका नाम कर दिया गया ये। ठीक, अब अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लागू की गई महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व संग्रह की प्राथमिक इकाई किसे माना जाता था। ठीक, ये आपको बताना है। तो अगर महालवाड़ी व्यवस्था की आप बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें संपूर्ण गांव या महाल को, ठीक, संपूर्ण गांव या महाल को, तो आप देखेंगे महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉल्ट मैकेंजी, ये नाम आपके एग्जाम में पूछता है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा दिया गया था। इसमें राजस्व का निर्धारण व्यक्तिगत किसान के बजाय, अब इसमें क्या होगा, हर अलग अलग किसान, इंडिविजुअल किसान से नहीं ले रहे, पूरे महाल या गांव के समूह से के आधार पर बनाया जाता था। ग्राम समुदाय के प्रमुखों को राजस्व एकत्र कर सरकार को देना होता था, इसकी जिम्मेदारी इनके पास। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू थी। इनमें समय समय पर राजस्व की दर संशोधित होती रहती। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि महालवाड़ी व्यवस्था कौन लेकर आया, हॉल्ट मैकेंजी। उसमें क्या होता था, एक किसान से नहीं, पूरे गांव से या गांव के एक समूह से, जिसे हम महाल बोलते हैं, उससे क्या कहते हैं, लिया जाता था टैक्स, जो राजस्व था वो वहां से लिया जाता था। अब इसमें क्या होता था, गांव का, जैसे गांव के समूह है या मान लीजिए एक गांव है उसमें 100 किसान है, तो एक दो उसके प्रमुख बना दिए जाते थे। तो वो प्रमुख क्या करते थे, सबसे इकट्ठा करते थे राजस्व, फिर वो सरकार को देते थे। तो ये प्रोसेस थी। और ऐसा नहीं था कि जो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा उसमें फिक्स हो गया था जो राजस्व था, इसमें फिक्स नहीं था, इसमें समय समय पर उसकी दरों में परिवर्तन किया जाता था। तो ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए, ग्रामीण निर्धनता के मापन हेतु गठित वाई के अलग समिति 1979 में ग्रामीण कृषकों के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी की सिफारिश की थी। अब इसमें देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि वाई के अलग, ये जो समिति है, ये समिति किससे संबंधित है, जो गांव में कैलोरी इंटेक हुआ करता था न्यूनतम ग्रामीण हिस्से में, उनसे संबंधित है। तो वहां पर आप देखेंगे तो इसका आंसर था 2400। ठीक है, अलग समिति ने पहली बार उपभोग व्यय, ठीक, पोषण के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया कि अगर रोज इतने कैलोरी का इंटेक हो रहा है किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर उससे कम हो रहा है तो गरीबी रेखा से नीचे है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, गरीबी रेखा के मापन में कैलोरी इंटेक के बारे में
जो अलग समिति है उसने बात की थी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है समिति पे। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की बात की गई थी। कृषकों के शरीर के श्रम अधिक होने के कारण ये कैलोरी इंटेक ज्यादा था। और अगर आप शहर में देखेंगे तो शहर में जो फिजिकल वर्क होता है वो उतना नहीं होता है, इस वजह से कैलोरी इंटेक कम भी रखा गया है। ठीक, योजना आयोग द्वारा इस समिति के गठन 1977 में किया गया था। इसके बाद लकड़ावाला समिति, आपने पढ़ा होगा लकड़वाला समिति, इन्होंने भी इस पद्धति में सुधार किया था। तो ये दोनों ही समिति गरीबी रेखा से संबंधित है और इन दोनों समिति पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, संस्कृत भाषा के संवर्धन हेतु उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान। अब ये याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का संस्कृत भाषा में सर्वोच्च सम्मान जो दिया जाता है वो विश्व भारती पुरस्कार होता है, ये नाम ध्यान रखिएगा। ठीक, के तहत कितने पुरस्कार राशि दी जाती है। अब इसमें राशि पूछ लिया है और ये पुरस्कार किससे संबंधित है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें 5.01 लाख रुपए दिए जाते हैं। विश्व भारती पुरस्कार कौन देता है, उत्तर प्रदेश सरकार, ये याद रखिएगा। और ये संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। इसमें 5,01,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह संस्था का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त महर्षि वाल्मीकि एक पुरस्कार दिया जाता है, महर्षि व्यास पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार के भी नाम याद रखिएगा। ठीक, और उत्तर प्रदेश की संस्कृत संस्था जो बनाई गई है उसकी स्थापना कब करी गई थी, 31 दिसंबर 1976 में, ये भी याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, ये एक स्लाइड है और ये एक क्वेश्चन, आपको लगेगा हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, पर यहाँ पर आप देखिए आपको 4 क्वेश्चन मिले हैं। तो हर स्लाइड में अगर ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन में मिलते जाएंगे तो ये 50 क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए। एक पॉइंट यहां से ये याद करिएगा, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष संस्कृत साहित्य की श्री वृद्धि, ठीक है, करने वाले विद्वानों को दिया जाता है। मतलब ये है कि जो लोग संस्कृत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं कि संस्कृत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसलिए सम्मान देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, प्रोत्साहन के लिए सम्मान का क्या रीजन होता है। देखिए, किसी ने मान लीजिए संस्कृत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया तो अच्छा पैसा कमा रहा होगा, तो 5,01,000 रुपए देने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी, पर उससे वो सम्मान मिलेगा, वो प्रोत्साहन मिलेगा। वो नए बच्चे जो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए वो प्रोत्साहन का काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में विकसित होने वाला इंटरनेशनल फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित है। और ये हमने आपको बताया था कि ये नोएडा में बन रहा है, तो आप एक्सप्रेसवे देखेंगे वहां पर, तो वहां पर कौन सा एक्सप्रेसवे है नोएडा के पास में, तो ये आपको पता है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक, उत्तर प्रदेश की पहली भव्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा भी बोलते हैं, में विकसित की जा रही है। यह परियोजना जेवर एयरपोर्ट के समीप स्थित है। तो ये दोनों ही जगह याद रखिएगा। अगर पूछे कि कौन सा एक्सप्रेसवे है तो यमुना एक्सप्रेसवे, और कौन सा एयरपोर्ट है तो जेवर एयरपोर्ट। ठीक, इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी, देखिए सार्वजनिक निजी भागीदारी क्या होती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, पब्लिक पीपल पार्टिसिपेशन, इसमें मतलब हो गया कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी जो पीएसयूज होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, निजी कंपनियां जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, दोनों मिलकर इसको डेवलप करेंगे। ठीक, ये चीज है। फिल्म सिटी के विकास के लिए बोनी कपूर और भूटानी इंफ्रा को अनुबंध मिला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वेबव्यू प्रोजेक्ट है ये, वेबव्यू प्रोजेक्ट। यह फिल्म सिटी लगभग 1000 एकड़ भूमि पर फैली होगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के वैश्विक फिल्म निर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देखे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन है। अब फिल्म सिटी जो है ये न्यूज में आएगा, न्यूज से आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन बन गया कि फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, अब ये स्टैटिक। तो जो भी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं वो भी आपको कराए जाएंगे, उनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, और उनसे स्टैटिक भी, अब देखिए स्टैटिक भी टॉपिक उनसे पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के रामायण सर्किट पर्यटन मार्ग में निम्नलिखित में से किस स्थान को अयोध्या के साथ जोड़ा गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर है श्रृंगवेरपुर। जो श्रृंगवेरपुर है उसको अयोध्या की रामायण सर्किट में जोड़ा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर जुड़े हुए स्थल इस सर्किट में अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट मुख्य रूप से शामिल है। अब ये जो श्रृंगवेरपुर है ये प्रयागराज जिले के
पास स्थित है। ठीक है, रामायण के अनुसार यहीं राम ने गंगा पार की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों इसकी महत्ता क्यों है ये भी ध्यान रखिएगा। चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकतम समय बिताया था। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, अब ये देखिए ये योजना बन गई, तो केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन जो योजना है उसमें रामायण सर्किट का विकास किया जा रहा है। उसके अंदर रामायण सर्किट से रामायण राम जी से जुड़े जुड़े जो भी स्थल हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या हो गया, फिर उसके बाद श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में पड़ रहा है, और आप चित्रकूट देखेंगे जहां पे वो वनवास में सबसे ज्यादा समय तक रहे। तो ये तीनों जिलों को रामायण सर्किट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान होगी। और आप देख भी रहे होंगे कि अयोध्या में टूरिस्ट स्पॉट बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर हर वो ब्रांड जो आप नाम सुनते हैं वो सारे वहां पर खुलते जा रहे हैं। तो वो सारी चीजों से वो एक बहुत बेहतर और बहुत भव्य टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखिए 36 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग पूर्वांचल में प्रचलित बाटी चोखा नामक पारंपरिक व्यंजन का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप इसमें देखेंगे तो क्या होता है, इसमें गेहूं की बाटी होती है और बैगन का भरता होता है। बाटी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र और सटे हुए बिहार में सबसे लोकप्रिय है। बाटी गेहूं के आटे की गोलियों की होती है, और जो चोखा होता है, और ये जो बाटियां बनती है ना, ये बाटियां क्या होती हैं, इनको जो ये होते हैं, देखिए जो गेहूं वो गोबर के उपले होते हैं या लकड़ी की आग होती है, उस पर उनको सेका जाता है। ठीक है, वो सेके हुए होते हैं, तो सेक कर उसको बनाया जाता है। और चोखा भुने हुए बैगन, उबले आलू, टमाटर का मिश्रण होता है जिसमें सरसों का तेल व मसाले मिलाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। कब ये मोस्टली आप सब लोगों को पता होगा, बाटी चोखा बहुत से लोगों ने खाया होगा। जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्होंने तो खाया होगा, उसके बाहर भी लोगों को ये डिश उत्तर प्रदेश के नाम से बहुत पसंद आती है। तो पूर्वांचल की ये डिश है जिसमें बाटी गेहूं की बन गई और चोखा बैगन, आलू और टमाटर का होता है। बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है। और इसको हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का जो एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें भी इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 में कहां से प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको पता है, इसका आंसर है प्रयागराज, है ना। ठीक, ये ध्यान रखिएगा प्रयागराज से। इसे इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष द्वारा प्रकाशित किया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका नाम आप पढ़ते हैं, 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे, जो हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग कहलाया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आप पढ़ते हैं, वो इस पुस्तिका से जुड़े थे। सरस्वती पत्रिका जो थी वो इलाहाबाद में 1900 में प्रकाशित हुई, और इसे इंडिया प्रेस के जो चिंतामणि घोष थे उन्होंने प्रकाशित किया था। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और इस पत्रिका में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक रूप देने का निर्णय लिया गया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया साहित्य को डेवलप करने के लिए। तो ये चीज है। ठीक, अब इसमें देखिए अगला, प्रयागराज स्थित म्योर सेंटर कॉलेज। ठीक है, म्योर सेंटर कॉलेज की मुख्य इमारत का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम इमर्सन, ये वास्तुकार थे। म्योर सेंटर ऑफ कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई थी, जो बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। ठीक है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस नाम को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्र यही है। इसके बाद भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार विलियम इमर्सन द्वारा इंडो सारासेमिक, ठीक, ये मॉडल है। फिर गॉथिक शैली और इंडो सारासेमिक शैली, इन दोनों शैली में इसके वास्तुकार ने इस कॉलेज का निर्माण किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की डिजाइन भी बनाई थी, इसीलिए जो विलियम इमर्सन है इनका नाम बहुत फेमस है, क्योंकि जो कलकत्ता में आप विक्टोरिया मेमोरियल देखते हैं, विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो है वो भी विलियम इमर्सन ने ही बनाया था। इसकी आधारशिला तत्कालिक वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने रखी थी, उस समय जो वायसराय थे। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लगाते हैं। ठीक, तो ये अब ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा
काशी नागरी प्रचारणी सभा, एक सेकेंड यार, सॉरी फॉर कुछ मौसम बदल रहा है, थोड़ा गला वाला भी गड़बड़ हो जा रहा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष 1893 में वाराणसी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से? हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आज आपको थोड़े डिफिकल्ट लगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप हर वो पहलू को हमारे साथ पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं या बनने की प्रबल संभावना है। तो आप इन क्लासेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो राधा कृष्ण दास हैं, अब ये आप इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास, ये याद रखिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 में क्वींस कॉलेज वाराणसी में हुई थी। इसके संस्थापक में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह शामिल थे। 3 लोग मिलके इसकी स्थापना किए थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष राधा कृष्ण दास, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप पढ़ते हैं, इसलिए इनको रिलेट करके बता दिया गया कि राधा कृष्ण दास बने थे। तो ये आप याद रखेंगे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना, सभा में हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। यह हिंदी के मानकीकरण के लिए काम करने वाली भारत की अग्रणी संस्था थी, ठीक, ये इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है। अब आप आगे देखेंगे तो प्रश्न 40 है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? अब देखिए ये उत्तर प्रदेश में हिंदी के विकास से ही संबंधित 3-4 क्वेश्चन हैं जिन पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1976 में। ये देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1970 में की गई थी। एक उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है वो कब स्थापित हुआ, संस्कृत संस्थान कब स्थापित हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। यह संस्थान हिंदी भाषा के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार की भाषा विभाग के अधीन कार्य करता है। संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान, अब हमने उसमें पढ़ा था सम्मान। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत भारती सम्मान, तो ये कौन देता है? ये मिलता है हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, ठीक। और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखिए इसको भी दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको दोनों ही चीज समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन था, एक हमने पढ़ा क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब संस्कृत संस्थान थी तो वो कौन सा? विश्व भारती सम्मान, ठीक। ये विश्व भारती सम्मान कौन दे रहा है? संस्कृत संस्थान, संस्कृत भाषा के विकास के लिए। अब हम भारत भारती सम्मान देखते हैं, तो भारत भारती सम्मान दिया जा रहा है हिंदी भाषा के विकास के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस आप याद रखेगा कि भारत भारती सम्मान जो है वो हिंदी भाषा के लिए दिया जा रहा है, विश्व भारती सम्मान जो है वो संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, ठीक। आइए देखते हैं, तो ये भारत भारती सम्मान जैसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस संस्था के प्रदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होता है इसका प्रदेन अध्यक्ष? वो होते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साहित्य भारती नामक पत्रिका प्रकाशित करती है। अब ये साहित्य भारती पत्रिका कौन प्रकाशित करता है? वो करता है उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स, देखिए सिर्फ लेखपाल के लिए नहीं, अगर आप देखेंगे लोअर पीसीएस या फिर जो जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ था उसमें भी 15 क्वेश्चन आए थे, और अब जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, और हो सकता है लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिले। तो आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करिए। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में अंक गणित तर्क इकाई ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है? तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करती है? अंक गणितीय और बूलियन लॉजिकल गणना करती है। गणितीय तो गणना करेगी। डेटा के प्रवाह को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? वो करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। मेमोरी, तो ये आ जाएगा मेमोरी के सेक्शन में, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है, तो ये गलत है। ALU वह हिस्सा है जो सभी गणितीय जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना और लॉजिकल गणना जैसे एंड और, अब ये मिनिमम मैक्सिमम इक्वल टू, इन सब चीजों को समझना, ठीक, ये सब इसमें आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या करता है? अब बस के बारे में अगर आप देखें, कंप्यूटर बस एक संचार प्रणाली है जो कंप्यूटर के विभिन्न घटक जैसे CPU, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डेटा, एड्रेस, नियंत्रण सिग्नल और पावर ट्रांसफर
करती है। यह तारों का एक समूह होता है जो इन घटक को आपस में जोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ठीक, ये कीबोर्ड है, इस तरह से, और ये माउस है, ऐसे मान लीजिए 10-5 डिवाइस हैं। तो ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं कि सारा डेटा एक साथ सब जगह जा रहा है, तो ये कनेक्शन बस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है ना, तारों का एक लंबा बंडल जो विभिन्न घटकों को बीच में सिग्नल, जैसे आप देखेंगे कि सीपीयू है और मॉनिटर है, तो सीपीयू और मॉनिटर को वायर से कनेक्ट किया जाता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो कनेक्शन होता है मॉनिटर और कीबोर्ड में, सीपीयू और कीबोर्ड में, माउस और कीबोर्ड में, तो ये जो सब कनेक्शन आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं या आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो वो बस के थ्रू होता है, ठीक। तारों का वह एक बंडल जो विभिन्न घटकों के बीच में सिग्नल और पावर को ले जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस पेश किया गया जो अनुक्रमिक सीक्वेंशियल पहुंच की अनुमति देता है? अब अगर आप सीक्वेंशियल पहुंच की बात करेंगे तो ये चुंबकीय टेप है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय टेप एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो अनुक्रमिक, जिसको हम सीक्वेंशियल पहुंच की अनुमति देता है। अनुक्रमिक पहुंच में डेटा को क्रम से पढ़ा जाता है, इसी कारण चुंबकीय टेप को ही चुना जाता है। अब डेटा को क्रम से, देखिए सीक्वेंस का मतलब होता है, जैसे हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहला डेटा यहाँ पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ पढ़ा जाएगा, फिर यहाँ पढ़ा जाएगा। आप ये नहीं कर सकते 1 पढ़ लिया, फिर 4 पढ़ लिया, फिर 3 पढ़ लिया, फिर 6 पढ़ लिया, फिर 5 पढ़ लिया, फिर 7 पढ़ लिया, ऐसे नहीं कर सकते। सीक्वेंस का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे ही हम चलेंगे, ठीक। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों को। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियल डेटा की पहुंच कौन बनाता है? मैग्नेटिक टेप। सीक्वेंशियली डेटा रीड करने की जो कैपेसिटी होती है वो मैग्नेटिक टेप के थ्रू डेवलप होती है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो अगर आप ये देखेंगे तो इसके लिए फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक, ये फ्लैश मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टेप आपने समझ लिया है। अगर आप देखेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में, तो आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर जैसे BOIS की बात हम करते हैं, ठीक, UEFI की बात करते हैं, को संग्रहित करने के लिए फ्लैश मेमोरी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। अब वोलेटाइल मेमोरी जैसे कि रैम, नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब कि डेटा आता जाता रहता है, तो जैसे रैम है, आप उस पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए लाइट चली गई, आपके पास कोई बैकअप नहीं है, तो जो रैम में आपने डेटा सेव किया था वो चला जाएगा, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। पर अगर नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो इसका मतलब वहां पे डेटा स्टोर रहेगा। जब लाइट जाने के बाद हम दोबारा भी अगर अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो चीजें हमने सेव की है वो सेव मिल जाएंगी। यह मेमोरी पढ़ने और दोबारा लिखने योग्य होती है, ठीक। हम इसको रीड कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं, जिसमें फर्मवेयर को अपडेट करना संभव होता है। देखिए, रीड ओनली, राइट ओनली, ऐसे मेमोरीज होती हैं। तो रीड ओनली मेमोरी है तो इसका मतलब उसमें हम जो भी डेटा पढ़ा हुआ है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। पर ये मेमोरी कैसी फ्लैश, कि रीड भी कर सकते हैं आप उसको और रीराइट कर सकते हैं, कि जो लिखा है उसको हटा दिया फिर से कुछ लिख दिया, तो रीराइट मेमोरी है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब कंप्यूटर मेमोरी में 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? ये तो आपने पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन आसान है, पर कभी कभार भूल जाता है। जैसे लगेगा कि हम पढ़ते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000, ऐसे ही हम 1000 टिक लगा दे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1024 बाइट्स होते हैं, और उसका कारण क्या है कि हम 2 की पावर में वैल्यू लिखते हैं। तो जब आप बात करेंगे 1 किलोबाइट, तो ये 2 की पावर 10 होगा। तो जब 2 की पावर आप 10 निकालेंगे तो 2 की पावर 10 की वैल्यू 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। इसलिए हम कहते हैं 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को बाइनरी सिस्टम बेस 2 में मापता है, ये हमें पता है। बाइनरी सिस्टम 0 या 1, ठीक, तो 0 1 तो 2 की पावर में काम चलता है, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो हम जाएंगे, अगर हम 1 किलोबाइट की बात कर रहे हैं तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ये भी याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। 1 किलोबाइट में 210 बिट हो जाएंगे, तो 210 बिट मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 210 गलत लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे तो ये होता है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये काट दीजिए। देखिए, इसको 2 की पावर 10
बाइट्स, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और जब इसको आप कन्वर्ट करें, जैसे दो आपको पता होगा कि पावर कैसे निकालते हैं, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 2, तो इसका मतलब 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम लिख दिया, तो ऐसे 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा, है ना, 10 टाइम्स, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1024 आ जाएगा, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में। आई होप ये वैल्यूज आपको विजिबल हो। अगर आज इसको एक सेकेंड, या तो फिर आज की वैल्यूज आपको विजिबल हैं या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आज भी विजिबिलिटी नहीं है ग्राफ की, तो इसको इम्प्रूव करते हैं। आज हमें विजिबिलिटी लग रही है, स्क्रीन पे दिख तो रहा है B1 B2 B3, यहाँ पे 60 75 से यहाँ पे ये 80 है। एक सेकेंड, इसको क्रॉस चेक ही करना पड़ेगा, रुकिए। हाँ, यहाँ पर वैल्यू जो है वो 80 है, ये 80 है, ठीक। तो आप इसको देखें 80, रुकिए हम वैल्यूज लिख देते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए, सबसे पहली वैल्यू क्या है 80, फिर 75 95 1070, ठीक। फिर अगली देखिए यहाँ पे 105 65 110 125 और ये 95, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है B1 B2 B3 B4 और B5। अगर फिर भी ये ग्राफ आपको विजिबल नहीं है तो आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम इसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्लास से। अब आज इसको हमारे साथ पढ़ लीजिए, हम आपको बता देंगे कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये बात आपको बताई गई है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो रोज हम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी अगर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास देख सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। उसके बाद अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो क्लासेस जरूर देखिए। किस ब्रांच की बिक्री 2022 से 2023 में सबसे अधिक बढ़ी है, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 2000, ये देखिए ये 2022 की सेल है, ये 2023 की सेल है, ये ब्रांचेस हैं B1 B2 B3 B4 B5, यहाँ पे सेल है। तो ये पूछ रहा है 2022 से 2023 में सबसे अधिक बढ़ी है कौन से ब्रांच की बिक्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए B1 में कितना है 105 23 में और 80 22 में, इसको आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। फिर आप B2 में देखिए, B2 में अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे सेल आपकी घटी है, 65 हुई है, पहले 75 हुई है, तो 10 की घटी है, ठीक। सबसे बड़ी है तो ये बताना है हमें, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये B3 पे आ जाइए, B3 पे आप देखेंगे 95 माइनस 110 में 110 माइनस 95, ये आपका आ जाएगा 100, ये 15 हो गया, ठीक। फिर आप देखेंगे B4 में, तो B4 में है आपका 125 माइनस 110, यहाँ पे भी 15 आ गया। फिर B5 में देखिए ये है 95 और कितना पहले था 2022 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 2 9, तो यहाँ पे आ गया 25। इसका मतलब सबसे ज्यादा सेल कहाँ पर हुई है, सबसे ज्यादा सेल आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेल कहाँ पर हुई है, एक सेल हुई है B1 में, ये देखिए 25 है ना, और एक B5 में 25 दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। B1 और B5 देखना है ऑप्शन में है कि नहीं, तो यहाँ आप देखेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, B1 भी होगा और B5 भी होगा। तो अब हम ऑप्शन क्या लगाएंगे, 2 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा है, इनमें से कोई 2, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, जो इस बार आयोग है वो ऑप्शन ई में बहुत सारे आंसर्स को सही कर रहा है, ऑप्शन ई बहुत सारे आंसर्स सही हो रहे हैं, तो इस तरह से आप देखकर ही आंसर लगाइएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे आंसर जा रहे थे, मान लीजिए कि इसमें B1 B2 B3 और B4 लिखा होता तो हम B1 लगा देते हैं आंसर। अब यहाँ पर B1 और B5 दोनों लिखे हैं, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। किस ब्रांच की बिक्री 2023 में सबसे कम रही, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे कम रही तो यहाँ पे 105 रही, 165 रही, 110 रही, 125 और ये 95। तो 2023 में सबसे कम बिक्री कहाँ पर हुई है, B2 में 65 है जहाँ पर, ये आप ध्यान दीजिएगा,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रांच की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक रही? अब देखिए, जहां पर सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा उसी में सबसे अधिक रही। तो यहां पर हमने डिफरेंस कितना देखा था? यहां पर हमने डिफरेंस देखा था, जो B1 था उसमें डिफरेंस 25 का था, और जो B5 था उसमें भी डिफरेंस 25 का था, है ना? तो इसका मतलब यहां पर भी वृद्धि रही, यहां पर भी, दोनों सेम। अब हमें वृद्धि प्रतिशत चेक करना है, तो हमने आपको बताया है कि जिससे कंपेयर करते हैं, अगर आप B1 का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? आप 25 तो यहाँ लिखेंगे ही, नीचे 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे और प्रतिशत वृद्धि आप B5 में निकालेंगे तो यहाँ पे 25 तो रहेगा ही, यहाँ पे 70 हो जाएगा, और इसको आप कट करेंगे तो अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ वैल्यू छोटी है, यहाँ वैल्यू बड़ी है। अगर हम बड़े नंबर से 25 को भाग करेंगे तो ये वैल्यू कम आएगी, और ये वैल्यू छोटी है तो ये ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब जो B5 है उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। अब हमने देखिए, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमने इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकाला है, पर हमने इसको कंपेयर करके आंसर निकाला है। यहाँ पे कंपैरिजन से आंसर निकल जाएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, B1 और B5, अगर आप 25 को 8 से भाग करेंगे 80 से, तो जो वैल्यू आएगी, और 25 को 70 से भाग करेंगे तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वैल्यू ज्यादा आती है। तो ये वाला वैल्यू, इसमें आप अगर इसको ऐसे लिखेंगे 25/70, तो ये ग्रेटर देन है 25/80 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो हमने ऐसे आंसर निकाल लिया, कंपेयर करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका सेव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 और 2023 की कुल बिक्री में कितनी वृद्धि हुई? ठीक, तो कुल वृद्धि में आपको कुल वृद्धि बतानी है। तो 2022 में कितनी सेल हुई है, ये है। 2023 में कितनी सेल हुई है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा। अब ये सेल कितनी हुई थी, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा 110 और 95, ये आपका बन गया 205, ये हो गया आपका 205। ठीक, 7, ऐसे मत जोड़िए, 1 करके जोड़ लीजिए, फट से आ जाएगा आंसर। देखिए, ये आ जाएगा आपका 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 110 प्लस 70। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 5 के 0, हासिल आ गए 1, 7 1 8, 8 8 16, 16। ठीक, और अगर इसको देखेंगे तो 16, 7 1 8, 8 8 16, 16 16 8 2 16 24 8 4 32। ठीक, 32 और एक हो गया 33, 330। ओके, एक बार इसको फिर से जोड़ते हैं। 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 110 प्लस 70। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 5 के 0, एक आपका हासिल आ गया। फिर आप जोड़िए 8 8 16, एक कम 15 15 15, और 15 के बाद अगर हम इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा 20 4 24, यहाँ पे 24 हो गया, 24 और एक अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक, 25 और 25 और 7, 7 5 12 होता है, ये हो जाएगा 32। 32 के आप लिखेंगे 2, हासिल आ गए 3, और यहाँ पर ये 1 है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, ये आपका आ जाएगा 420। ठीक, फिर ये जोड़िए दूसरा वाला, ये आपका हो गया 2022 का। अब 2023 की वैल्यू को ऐड करिए, ये कितनी हो जाएगी? 105 प्लस 65 प्लस 110 प्लस 125 प्लस 95। ठीक, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20। ठीक, 0 2 कैरी, हासिल आ गया। फिर आप देखिए 0, यहाँ 6 हो गया, 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 0, आपका हासिल आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 2 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ये 400 आ गया। इसमें आप देखेंगे तो 20 का अंतर आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 20 का अंतर नहीं आएगा, वैल्यू कुछ गलत हो रही है। रुकिए एक सेकंड, ये 80 75 95 110 और 70,
5 5 के 0, हासिल आ गई 1, ये आ गया आपका 7 1 8, 8 दूनी 16, 16, 16 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, और 23 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 20 में 9 जोड़ा 29, 29, 30, 31, 32, 32 के बाद ये 33 की 3 आ गई, यहाँ पे 3 और एक ये 4, 3 1 4, 430 आना चाहिए। ठीक है, ये 430 आ गई वैल्यू, और इस वाली वैल्यू को ऐड किया तो 105, 65, 110, 125 और ये 95। ठीक, 5 5 10, 5 15 20, 2 आ गया, यहाँ पे 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18, 19 20 के 0, हासिल आ गई 1 1 2 3, 1 4, तो 400। इसका मतलब डिफरेंस 30 का आ रहा है। ठीक, यहाँ पर 30 का ऑप्शन है नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, एक्चुअली वो वाली हैबिट में है ना कि आंसर यहीं से खोजते रहते हैं, तो वही हम सोच रहे थे कि आंसर कुछ गलत आ रहा है क्या, तो इसलिए इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, ऑप्शन ई की वजह से आप ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार आपको लगेगा कि अरे ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, आप ई पर ध्यान देते ही नहीं है। तो जब आप ई पर ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऑप्शन हमारा ई भी सही हो सकता है। इस बार आयोग ने बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन ई को आंसर बनाया है, तो आप देखिएगा, जो आपने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा है, तो जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो था उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन ई के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। और उन्होंने क्या किया, जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है, ये वैल्यू जो है वो 1 2 3 और ये पर 2 कैरी आया था ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। सॉरी, फिर से आप इसको रुकिए, इसको आप फिर से नहीं, ये 430 एकदम सही है। ठीक, ये 430 एकदम सही है। एक बार ये वाली कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कभी कभार माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 105, 65, 110, 125 और 95। ठीक, तो आप इसको जोड़े, 5 5 10, 5 15, 5 4 20। ठीक, यहाँ पे 2 आ गया, 9 2 11 1 12, 12 में अगर हमने 2 जोड़ा तो 12 2 14, 14 और 6 20। ठीक, यहाँ पर 2 कैरी आया हुआ है। ठीक, 2 हासिल है, 1 2 3, अब अगर जोड़ेंगे आप 3 तो ये 500। ठीक, तो हमें समझ में आ गया कि 2023 में 500 रुपए कि वो क्या कहते हैं प्रॉफिट हुआ, और इसमें 430 का हुआ था। तो अगर आप अंतर निकालेंगे तो 70 की वृद्धि हो गई बिक्री में, 70 की वृद्धि हो गई, फिर भी आंसर आपका ई ही होगा। ठीक है, आंसर हमारा ई होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार एग्जाम में हो जाती है, जैसे मुझसे भी हुई, और ये मैथ्स है, होगी, पर आप उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। 2 4 बार 10 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ गड़बड़ होती है। अब इसमें हो क्या रहा था, यहाँ पर एक डेटा हमने गलत ले लिया था, यहाँ पर इसका, इस वजह से गलत हो रहा था, है ना। तो ग्राफ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ये वैल्यू आपकी, अब ये था कि इत्तेफाक था कि इसमें 30 आया तो भी आंसर ई ही बन गया था, है ना, तब भी। और अभी भी ये वैल्यू 70 आई तो आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि 70 यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है। और इस चक्कर में भी आप एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि कभी कभार आंसर ई होता है और हमें लगता है नहीं ऑप्शन से आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, आज के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन खत्म हुए, और इसके साथ आपके जो 50 क्वेश्चन की ये श्रृंखला है वो भी आज कंप्लीट हुई। इस तरह के क्वेश्चन आपको रोज प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप पढ़िए हमारे साथ, और जो भी प्रश्न है या डाउट है या कोई सजेशन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।